क्या आपको पता है आपके पसंदीदा नेताजी पर कितना कर्ज है? क्या आप जानते हैं कि आपके नेता कर्ज का क्या करते हैं? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है भारत आज दुनिया की नज़रों में एक उभरती हुई महाशक्ति है। G20 की अध्यक्षता से लेकर वैश्विक मंचों पर बढ़ती साख तक हर जगह नया भारत आत्मविश्वास के साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे एक सच्चाई और भी है, वो है कर्ज। और ये कर्ज सिर्फ देश पर नहीं बल्कि देश चलाने वाले कई बड़े नेताओं पर भी है। सवाल ये है, जब देश और उसके जनप्रतिनिधि दोनों देनदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हों तो असली आर्थिक कहानी क्या है? मार्च 2025 तक भारत पर कुल 185.94 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसका सीधा अर्थ है हर भारतीय नागरिक पर औसतन 4.8 लाख रुपए से अधिक का बोझ है। ये आंकड़ा डराने वाला जरूर लगता है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये असामान्य नहीं है। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देश भी भारी कर्ज के साथ अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्ज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, विकास के लिए या सिर्फ खर्च चलाने के लिए। अब जरा उन नेताओं की तरफ नजर डालते हैं जो सांसद और विधानसभाओं में बैठकर देश और राज्यों की आर्थिक नीतियां तय करते हैं। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की करते हैं। कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने 2024 के चुनावी हलफनामे में करीब 42 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति घोषित की थी। इसमें 26 करोड़ 44 लाख रुपए उनकी व्यक्तिगत अचल संपत्ति है, जबकि शेष उनकी पत्नी के नाम है। दिलचस्प बात यह कि उन पर करीब 25 लाख रुपए का कर्ज है। हालांकि उन्होंने 54 लाख रुपए से अधिक अपनी पत्नी को उधार भी दिए हैं। यानी यहाँ कर्ज और उधारी का संतुलन दिखाई देता है। उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के पास 15.5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। उनके पास 2.774 किलोग्राम से ज्यादा सोने के आभूषण, 127.75 कैरेट का हीरा और 203 ग्राम मोती हैं। ये दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में संपत्ति की संरचना कितनी विविध है। नकदी, विनिवेश और आभूषण सभी रूपों में। अब आते हैं बॉलीवुड से राजनीति में आई कंगना रनौत पर। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके बैंक खातों में 1.35 करोड़ रुपए हैं, लेकिन उन पर कुल 17 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें 10 करोड़ होम लोन और 5 करोड़ बिजनेस लोन शामिल है। यानी उनकी संपत्ति के साथ साथ उनकी देनदारियां भी बढ़ी हैं। उनके पास 4 किलोग्राम सोना और 60 किलोग्राम चांदी है। ये एक ऐसे मॉडल को दिखाता है जिसमें हाई वैल्यू एसेट्स और हाई वैल्यू लोन साथ साथ चलते हैं। बिहार की राजनीति की ओर बढ़ते हैं। तेज प्रताप यादव के पास लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति है और उन पर कोई कर्ज नहीं है। वहीं उनके भाई तेजस्वी यादव पर 8.1 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है, लेकिन उन पर 55 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज भी है। उनके परिवार के पास सोने के आभूषण भी बड़ी मात्रा में है। ये दर्शाता है कि संपत्ति और देनदारी का अनुपात हर नेता के लिए अलग अलग है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास करीब 2.68 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उन्होंने किसी देनदारी का जिक्र नहीं किया है। ये एक अपेक्षाकृत कर्ज मुक्त प्रोफाइल को दर्शाता है। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 55 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। उनकी चल संपत्ति में 19 बैंक खातों में जमा राशि, ब्रांड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड शामिल हैं। उनके पास 534 ग्राम सोना है, लेकिन किसी कर्ज का उल्लेख नहीं है। यह एक ऐसे प्रोफाइल को दिखाता है जिसमें निवेश विविध और संगठित है। गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन पर करीब 1.68 से 1.77 करोड़ रुपए की देनदारी है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने 28 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और 1.36 करोड़ रुपए का कर्ज घोषित किया है। इन सभी उदाहरणों में से एक बात स्पष्ट है, भारतीय राजनीति में आर्थिक स्थिति एक रूप नहीं है। कुछ नेता पूरी तरह कर्ज मुक्त हैं, कुछ के पास भारी देनदारियां हैं, लेकिन लगभग सभी ने अपनी संपत्ति और कर्ज का खुलासा किया है, जो लोकतांत्रिक पारदर्शिता का संकेत है। अब बड़ा प्रश्न ये है, क्या कर्ज बुरा है? आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कर्ज तो दो तरह का होता है। एक जो उपयोग और गैर उत्पादक खर्च के लिए किया जाए, दूसरा जो निवेश और विकास के लिए किया जाए। यदि देश इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के विस्तार के लिए कर्ज लेता है तो वो भविष्य में आय उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यदि कर्ज सिर्फ राजस्व घाटा भरने के लिए दिया जाए तो ये एक बोझ बन सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन साथ ही सरकारी उधारी भी बढ़ी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि GDP के अनुपात में कर्ज का स्तर नियंत्रित रहना चाहिए। यही संतुलन आर्थिक स्थिरता की कुंजी है। नेताओं के स्तर पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि कोई नेता व्यवसाय, संपत्ति या निवेश के विस्तार के लिए लोन लेता है तो वो वित्तीय रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अत्यधिक देनदारी जोखिम भी बन सकती है। आखिरकार ये बहस सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि वित्तीय समझ और पारदर्शिता की है। देश महाशक्ति बनने की राह पर है, लेकिन उस राह पर आर्थिक अनुशासन और जवाबदेही बेहद जरूरी है। तो सवाल आपके सामने है, क्या 185 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय कर्ज चिंता का विषय या विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा? क्या नेताओं की व्यक्तिगत देनदारियां उनकी आर्थिक समझ को दर्शाती है या एक सामान्य वित्तीय स्थिति को? भारत की कहानी सिर्फ विकास की नहीं बल्कि संतुलन की भी है। कर्ज और विकास के बीच संतुलन ही तय करेगा कि उभरती महाशक्ति का सपना कितनी मजबूती से साकार होगा। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।